नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए अधीर रंजन ने आनंद शर्मा से कहा, बीजेपी के एजेंडा से सुर न मिलाएं। योगी बोले, बंगाल में ईद पर कराई जाती है गो हत्या, चुनाव आयोग चुप। हाथरस में छेड़छाड़ की शिकायत करने वाली लड़की के पिता की हत्या। महंगाई बेरोजगारी बेअसर, गुजरात के निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकारा, कहा जांच रिपोर्ट रद्दी का टुकड़ा। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा के गठबंधन को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि वो बीजेपी के एजेंडा के सुर में सुर मिलाकर पार्टी हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट की चुनाव गठबंधन में इंडियन सेकुलर फ्रंट को शामिल किए जाने पर वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने नाराजगी जाहिर की है। शर्मा कांग्रेस आला कमान से नाराज चल रहे बागी नेताओं यानी G23 गुट के सदस्य हैं। शर्मा ने सोमवार शाम को ट्वीट करके कहा, ISF और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है और ये सब बातें कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों पर कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा होनी चाहिए थी। शर्मा ने एक और ट्वीट करके कहा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस सिलेक्टिव या चयनात्मक नहीं हो सकती है और हमें सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने शर्मा के बहाने पूरे G23 गुट को निशाने पर ले लिया। अधीर ने कहा, CPM के नेतृत्व वाला लेफ्ट फ्रंट पश्चिम बंगाल में सेक्युलर गठबंधन की अगुवाई कर रहा है और हम बीजेपी की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति को हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अधीर ने अगले ट्वीट में ISF के साथ गठबंधन की स्थिति को साफ करते हुए कहा कि सीट बंटवारे में कांग्रेस को उसका पूरा हिस्सा मिला है और लेफ्ट फ्रंट ISF को अपने हिस्से से सीट दे रहा है। बेबाक बयानी के लिए पहचाने जाने वाले अधीर रंजन ने शर्मा से कहा कि CPM के नेतृत्व वाले गठबंधन को सांप्रदायिक कहकर सिर्फ बीजेपी के ध्रुवीकरण के एजेंडे का समर्थन वो कर रहे हैं। अधीर ने कहा कि वे लोग जो बीजेपी की जहरीली सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ लड़ना चाहते हैं वे कांग्रेस के लिए 5 राज्यों में चुनाव प्रचार करें, न कि बीजेपी के सुर में सुर मिलाकर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करें। उन्होंने गुलाम नबी आजाद के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल में की गई तारीफ को लेकर उन्हें निशाने पर लिया और कहा कि ऐसे लोग व्यक्तिगत हित वाले मुद्दों से ऊपर उठें और प्रधानमंत्री की तारीफ में समय जाया न करें। तो कांग्रेस के अंदर एक अंतरकलह अब सड़क पर आ गया है। आपसी बयानबाजी पहले से चल रही थी। एक और ऐसे नाजुक मौके पर जब कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव लड़ने जा रही है तो G23 जो असंतुष्टों का गुट है एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहा है जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है और उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। गुलाम नबी आजाद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना, जिस प्रधानमंत्री को रोज कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी बार बार उनकी आलोचना कर रहे हों, बार बार अटैक कर रहे हों, उनकी तारीफ गुलाम नबी आजाद साहब कर रहे हैं। दूसरी तरफ आनंद शर्मा बंगाल में ये जानते हुए कि वहां एक तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, एक तरफ बीजेपी विशुद्ध रूप से हिंदुत्ववादी एजेंडे पर काम कर रही है, उसको काउंटर करने के लिए अगर उनके गठबंधन ने समझौता किया है सांप्रदायिक चरित्र वाले किसी व्यक्ति या एक नई नवोदित पार्टी से, तो उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाना ये अपने आप में कहना चाहिए कि नुकसान पहुंचाने वाली हरकत है। हालांकि ये सैद्धांतिक तौर पर ये सही बात है कि पार्टी को जिस तरह का आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उसमें इस तरह के संगठनों से तालमेल रखना एक गलत बात है। लेकिन गुलाम नबी आजाद हो चाहे आनंद शर्मा हो, वो भली भांति जानते हैं कि जब पार्टी में बड़े पदों पर थे तब भी कांग्रेस केरल में
इंडियन मुस्लिम लीग के साथ समझौता करती थी, गठबंधन करती थी, चुनाव लड़ती थी, तब तो उन्होंने इस तरह की आपत्तियां नहीं की। और आज इस तरह की आपत्तियां क्या इसलिए की जा रही हैं कि वो पार्टी में दरकिनार कर दिए गए हैं, पार्टी उनके हिसाब से नहीं चल रही है। और पार्टी की स्थिति जो है वो तो सब जानते हैं, पार्टी के नेतृत्व की भी कमजोरियां हैं, नीतियों की भी कमजोरियां हैं, दिशाहीन भी हो गई, वो सारी बातें अपनी जगह पर हैं। लेकिन पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल देना, पार्टी को नुकसान करने वाले ही बयान देना और ऐसे नाजुक मौकों पर, ये थोड़ा संदेह पैदा करता है कि क्या इनकी बीजेपी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, बीजेपी की मदद करने के मोर्चे पर लग गए हैं ये लोग, और अंततः बीजेपी के साथ जाने का इनका कार्यक्रम है। ये तमाम सवाल हैं और अधीर रंजन चौधरी ने सीधे वहीं पर हमला किया है। अगली खबर लेते हैं। अपने सांप्रदायिक बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में फिर वैसा ही कुछ किया है। बंगाल के मालदा में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने अपने भाषण में ऐसे बयान दिए हैं जिन पर चुनाव आयोग को आपत्ति होनी चाहिए और उन्हें बाकायदा नोटिस जारी करनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग चुपचाप है, खामोश है, केंचुआ है। एक रैली में योगी ने कहा, बंगाल में ईद पर जबरदस्ती गो हत्याएं करवाई जाती हैं, गो तस्करी से भावनाओं को नुकसान पहुंचाया जाता है। योगी ने कहा, बंगाल में शक्ति की पूजा होती है लेकिन यहाँ पर दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगाई जाती है। योगी ने आरोप लगाया कि बंगाल में जय श्री राम के नारे बोलने से भी रोका जाता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1 महीने में बंगाल की धरती पर परिवर्तन दिखेगा। 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडे जान की भीख मांगेंगे और गली में तख्ती लटकाकर माफी मांगेंगे। ममता बनर्जी पर हमलावर योगी ने कहा कि बंगाल में लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है, यहाँ की सरकार इसे रोक नहीं पा रही है। बता दें कि चुनावी रैलियों में योगी के बयान आचार संहिता का उल्लंघन करते रहे हैं, अतीत में भी, और वो सिलसिला जारी रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने उनको आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया था, मगर नसीहत देकर छोड़ दिया था, केंचुआ था। इस वक्त उन्होंने देश की सेना को मोदी की सेना कहा था। योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में चुनावी सभा के दौरान कहा था कि कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। इसी तरह मध्य प्रदेश में अली और बली की लड़ाई का नारा दिया था और दिल्ली चुनाव में भी उनके श्रीमुख से ऐसे ही जहरीले वाक्य झरे थे। योगी आदित्यनाथ की एक खास प्रचार शैली है। उनका जो पूरा कथ्य होता है, जो भी बोलते हैं, उसमें वो सांप्रदायिक विष से भरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वाक्य इस्तेमाल करते हैं, जुमले इस्तेमाल करते हैं और उनमें साफ तौर पर 2 समुदायों के बीच एक तरह का वैमनस्य पैदा करने की मंशा होती है। एक ध्रुवीकरण सांप्रदायिक आधार पर करने का एजेंडा होता है और उनका इस्तेमाल भी भारतीय जनता पार्टी इसी रूप में करती है। लेकिन सवाल उठता है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, चुनावों को धार्मिक आधार पर लड़ने पर रोकने पर मनाही है, एक पूरी आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका पालन सभी दलों को करना चाहिए और चुनाव आयोग की खास जिम्मेदारी है कि वो इस पर नजर रखे। लेकिन चुनाव आयोग कठपुतली बन गया है केंद्र सरकार की, केंचुए की से भी बदतर उसकी स्थिति है, वो कोई कार्रवाई नहीं करता है। पिछले चुनावों में भी हम देख चुके हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, योगी हो, सबको वो खुली छूट देता रहा है और उनके जो विवादास्पद बयान हैं, आपत्तिजनक बयान हैं, उन पर नोटिस भी नहीं लेता है। और हम जानते हैं कि जो एक चुनाव आयुक्त लवासा थे, उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया गया है। तो चुनाव आयोग का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उसे कम से कम इस पे राजनीतिक दलों को आगे आकर शिकायत करनी चाहिए और मोर्चा खोलना चाहिए, चुनाव आयोग के खिलाफ भी, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी। और ये सही समय है जब चुनावों को इस विषैले विश्व वमन से बचाना चाहिए, क्योंकि अंततः पूरी राजनीति विषाक्त होगी तो पूरे समाज पर असर पड़ेगा, पूरे देश के भविष्य पर असर पड़ेगा। योगी का उत्तर प्रदेश कितना सुरक्षित है, इसकी एक और बानगी सामने आ गई है। 2018 में छेड़छाड़ के एक मामले में जेल गए एक शख्स
पर आरोप है कि उसने जमानत पर बाहर आने के बाद शिकायत करने वाली युवती के पिता की हत्या कर दी। युवती का बुरी तरह रोने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, शायद आपने भी देखा होगा। युवती कहती है कि अभियुक्त ने उससे छेड़छाड़ की थी और इसके पिता ने इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वो कहती है कि वो बहराइच के इकोना से यहाँ आया था। युवती ने कहा कि उनके खेत में आलू की खुदाई चल रही थी, तभी सोमवार की शाम को गौरव शर्मा नाम का शख्स वहां आया और उसने उसके पिता को गोली मार दी। उसके साथ 6-7 लोग भी थे। युवती रो रो कर कह रही है कि उसे इंसाफ चाहिए। वहीं हाथरस पुलिस का कहना है कि जुलाई 2018 में अब मुख्य अभियुक्त गौरव शर्मा के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। वो जेल भी गया था, लेकिन 1 महीने बाद जमानत पर बाहर आ गया था। उसके बाद से दोनों परिवारों में मनमुटाव चल रहा था। पुलिस के मुताबिक सोमवार शाम को मुख्य अभियुक्त की पत्नी और उसकी मौसी गांव के एक मंदिर में पूजा करने गए थे। वहां अमरीश की दोनों बेटियां मौजूद थीं, तभी वहां इनके बीच विवाद हो गया। इसके बाद गौरव और अमरीश भी वहां आ गए और गौरव ने अपने परिवार के कुछ लोगों को वहां बुला लिया और अमरीश पर गोली चला दी, जिसमें उनकी हत्या हो गई। तो पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इस लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उस छेड़छाड़ की रिपोर्ट के आधार पर गौरव शर्मा को जेल भेजा गया था। जमानत पर छूटने के बाद उसने इस तरह की हत्या को अंजाम दिया, इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा माहौल इसी तरह का बन गया है। लड़कियां असुरक्षित हैं, युवतियां असुरक्षित हैं और खासतौर से अगर दलित समुदाय की हुई तो पूरी तरह से असुरक्षित हैं। अभी एक दिन पहले अलीगढ़ में एक और दलित लड़की के साथ आप जानते हैं कि किस तरह की वारदात हुई है और ये सिलसिला बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल देकर वहां नसीहतें दे रहे हैं कि यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में लगातार तरह तरह से चाहे वो गैंगस्टर्स हों, चाहे अपराधी हों, मुक्त होकर घूम रहे हैं। अपराध करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही और कई बार पुलिस भी उनका बचाव कर रही है। सरकार और प्रशासन भी उनके बचाव में तैनात है। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इस देश में सबसे बुरी कानून व्यवस्था में से एक हो गई है। सबसे ज्यादा अपराध यहीं हो रहे हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ और खासतौर से दलित महिलाओं के साथ अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। और ये भी माना जा रहा है, बहुत सारे ब्राह्मण समुदाय के लोग मान रहे हैं कि ब्राह्मण समुदाय को भी टारगेट किया जा रहा है, जो क्षत्रिय समुदाय है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी क्षत्रिय हैं और वो क्षत्रियों को बहुत महत्व देते हैं। तो एक पूरा उत्तर प्रदेश का माहौल आतंक और दहशत भरा हो गया। यहाँ आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने के बजाय एक और बड़ा आतंक खड़ा कर रही है। और दूसरी जगह भाषण देकर योगी आदित्यनाथ ये जताने की कोशिश करते हैं कि उनके राज्य में सब कुछ ठीक ठाक है और दूसरे राज्य में जहां दूसरी दलों की सरकार है वहां सब गड़बड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोहरापन है, पाखंड है, गलत बयानी है और अपनी कमजोरियों को, अपनी असफलताओं को छिपाने की एक भौंडी कोशिश है। बल्कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल बना दिया गया है उसमें कभी भी दंगे होने की आशंकाएं बढ़ सकती हैं और जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव करीब आएंगे ये माहौल और भी खराब होता जाएगा। तो इस माहौल के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व, उनकी सरकार की भूमिका को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। गुजरात में नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों और ताल्लुक पंचायतों के लिए हुए चुनाव के नतीजों में बीजेपी भारी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की 81 नगर पालिकाओं, 31 जिला पंचायतों और 231 तालुका पंचायतों के लिए रविवार को मतदान हुआ था। इसमें से 60% से अधिक मतदान इस दौरान हुआ। वहीं ताजा जानकारी के अनुसार बीजेपी नगर निगम के चुनाव के बाद इन निकाय चुनावों में भी जबरदस्त जीत दर्ज कर रही है। बुलेटिन रिकॉर्ड किए जाने तक नगर पालिका की 2720 सीटों में से
2206 पर नतीजों की घोषणा हो गई है, जिसमें से बीजेपी ने 1655 सीटें कब्जा कर ली हैं और कांग्रेस के खाते में 480 ही आई हैं। इसके अलावा अन्य के खाते में 71 सीटें आई हैं। दूसरी ओर जिला पंचायतों की 980 सीटों में से जिन 653 सीटों के नतीजे आ गए हैं, उनमें से बीजेपी को 550, कांग्रेस को केवल 91 और अन्य को 12 सीटें मिल रही हैं। तालुका पंचायत की 4774 सीटों में से 2814 के नतीजों की घोषणा हो चुकी है। इनमें से बीजेपी को 2228 सीटों पर, कांग्रेस को केवल 516 सीटों पर और अन्य को 70 सीटों पर जीत मिली है। अन्य में आम आदमी पार्टी भी शामिल है। कुल मिलाकर जिस प्रकार से अभी तक के नतीजे आए हैं, बीजेपी सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ करती दिख रही है। इसके बाद एक बात तो साफ है कि गुजरात के चुनाव में आम आदमी के लिए महंगाई और कृषि कानून जैसे मुद्दे नहीं बचे हैं, ना ही उनको बेरोजगारी की चिंता है और ना ही विकास की चिंता है। तो बहुत साफ है, 3-4 चीजें यहाँ पर ध्यान देने की बात है। पहली बात तो ये कि कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब है कांग्रेस ने एक तरह से वॉक ओवर दे दिया है। कांग्रेस जमीन पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक गतिविधियों में बहुत सक्रिय नहीं दिखती है। तो एक तरह से उसने सरेंडर कर दिया है, गुजरात में आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसकी वजह से बीजेपी के लिए पूरा मैदान खाली है। एक बिना विपक्ष वाला राज्य बन गया है एक तरह से गुजरात, और वहां थोड़ा बहुत कहीं आम आदमी पार्टी को सीटें मिल जाती हैं, क्योंकि वैक्यूम है, लोग विकल्प ढूंढते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब संतुष्ट हैं बीजेपी की सरकार से, लेकिन विकल्प जब तक नहीं आता है तब तक वो ऐसे इस तरह के चुनाव में उन सदस्यों को चुनते हैं जो आमतौर पर सत्ता में हैं और काम करवा सकते हैं। विपक्षी उम्मीदवार को चुनने का मतलब है उस इलाके में काम न होना। तो ये एक बड़ी बात है जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि गुजरात में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की लैब है आरएसएस की। गुजरात वहां पहले से इस तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और पिछले 20 सालों में पूरी तरह से विभाजित कर दिया गया है समाज को। तो वहां जो बहुसंख्यक समुदाय है, हिंदू समुदाय है, उसके मानस को एक तरह से उनके दिमाग को हैक कर लिया है हिंदुत्व की विचारधारा ने, और वो कुछ और बेहतर सोच पाने की स्थिति में नहीं है। तो एक भेड़ चाल में वो बीजेपी के पीछे चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और इसीलिए जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे वो जनजाति हो, दलित हो या मुस्लिम हो, उनकी भूमिका चुनाव में महत्वहीन हो गई है। तो ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है गुजरात की। इस चुनाव में बीजेपी भले ही खुश हो सकती है, लेकिन गुजरात में लोकतंत्र नहीं है, गुजरात में धर्मनिरपेक्षता नहीं है, गुजरात में जो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, बेरोजगारी, गरीबी, इन सब को दरकिनार कर दिया गया है और हिंदुत्व का मुद्दा ही चल रहा है। जिसका मतलब है कि जो गरीब तबके हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, उनके बारे में सोचने की गुंजाइश नहीं है। और ये पूरा इस पूरे मामले का बहुत ही दुखद पक्ष है। पिछले साल फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों की जांच को लेकर विवादों में घिर चुकी दिल्ली पुलिस की तीखी आलोचना अब अदालतें भी कर रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अभियुक्त के कथित कबूलनामे के लीक होने की जांच रिपोर्ट पर पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है कि ये आधा अधूरा और रद्दी कागज का एक टुकड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया में सूचनाओं को लीक होने को लेकर दिल्ली पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर विजिलेंस को 5 मार्च को पेश होकर सफाई देने के आदेश भी दिए हैं। दरअसल दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा ने जो कबूलनामा दिया था वो एक मीडिया चैनल पर चलाया गया, जिसके बाद आरोपी ने याचिका दायर की और कहा कि जो बयान दिल्ली पुलिस को दिया गया था वो मीडिया में कैसे लीक हुआ। इसी बयान के लीक होने को लेकर पुलिस ने एक जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी, जिसके बाद याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मुक्ता पाठक ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस जांच रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दूं? मैं कहूंगी कि ये बेकार कागज का एक टुकड़ा है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि ये अदालत की अवमानना है कि अदालत ने आपसे आपकी अपनी रिपोर्ट की जांच करने को कहा था और आपको लगा था कि ये राष्ट्रीय महत्व की चीज है, और ये देखें कि आपने कैसी रिपोर्ट तैयार की है। अदालत ने उसके बाद कहा कि वह
ये विजिलेंस इंक्वायरी जन शिकायत की जांच से भी बदतर है। अदालत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कल आप ये न कह दें कि यह इसी ऑफिस से लीक हुआ था। दिल्ली पुलिस ने कबूलनामा लीक होने में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि ये पूरी फाइल स्पेशल सेल ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी प्रशासन और गृह मंत्रालय को भेजी थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने शिकायत की है कि उसका कथित कबूलनामा लीक कर दिया गया और मीडिया का रिपोर्टर कहता है कि उसके हाथ में है और वो इसे पढ़ रहा है। तो आखिरकार वो लीक किसने किया, क्यों किया? तो बहुत साफ है कि दिल्ली पुलिस का जो काम करने का ढंग है, चूंकि वो एक एजेंडे के तहत काम कर रही है, बेगुनाह लोगों को फंसाने के उद्देश्य से काम कर रही है और इसलिए उनके बारे में सूचनाएं भी लीक करती रहती है। अभी पहले भी सूचनाएं लीक करने का आरोप उस पर लग चुका है। तो वो मीडिया का इस्तेमाल भी कर रही है और फर्जी आरोप भी लगा रही है, फर्जो सबूत भी गढ़ रही है। तो इस मामले में चूंकि वो खुद फंस गई थी, इसलिए उसकी जांच भी उसने उसी तरह से की और अब हाईकोर्ट ने उसको झाड़ लगा दी कि आप अपने ही मामले की जांच ठीक से नहीं कर सकते हैं। तो ये दिल्ली पुलिस के को जो लोग कहते हैं कि बहुत प्रोफेशनल है, उसकी प्रोफेशनलिज्म पर ये सवाल उठते हैं। उसके इससे पता चलता है कि वो कितनी प्रोफेशनल है और किस ढंग से काम कर रही है और किन इरादों के तहत काम कर रही है, किस एजेंडे के तहत काम कर रही है। लगातार एक के बाद एक ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिनमें दिल्ली पुलिस की पोल खुल रही है, दिल्ली पुलिस की फजीहत हो रही है, छीछा लेदर हो रही है, उसका मजाक उड़ रहा है क्योंकि उसके पास सबूत और गवाह तो है नहीं। लेकिन चूंकि उसे सीए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों को फंसाना है, दिल्ली दंगों से जोड़कर दिखाना है, इसलिए वो लगातार एक मनगढ़ंत साजिश उसने बना ली है, एक पटकथा रच ली है और उसमें बेगुनाह लोगों को फिट करके वो उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही है, जेल में ठूंस रही है। और आप देखिए कि अपूर्वानंद हो या तमाम कई बड़ी हस्तियां जो हैं जो इन दंगों में या सीए प्रदर्शनों के दौरान शांति पूर्ण ढंग से अपनी बात रखते रहे, उनको भी इसके लपेटे में हर्षमंदर है, उनको भी लपेट लिया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो बताती हैं कि दिल्ली पुलिस बदनीति से काम कर रही है। उसमें कोई भी जो पुलिस की जिम्मेदारी होती है उस ढंग से वो काम नहीं कर रही है और ये बहुत दुखद है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।